Hello everyone, welcome you all in the revision lecture series for class 12th. This is the second lecture and in this lecture I am going to discuss about female reproductive part and development and structure of embryo sac. हम इसमें जो है female reproductive part के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग embryo sac के structure के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है. In the previous lecture, in the lecture 1 of revision series, we have discussed about the male part, the male gamete, the structure of pollen grain, development of pollen grain. मैंने ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो इस वाले वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे और एक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, कैसा डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. एंड आफ्टर सीइंग ऑल दिस लेक्चर यू हैव टू गो टू द क्वेश्चन बैंक और द सैम्पल पेपर एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक so that you could be benefited more. Okay, so let's start. The first topic we have the pistil. जो female reproductive part होता है उसमें जो यूनिट होता है, जो gynoecium, the unit of gynoecium is pistil. तो pistil के बारे में बात करते हैं और इस pistil को हम कार्पेल भी बोलते हैं. This pistil is sometimes called कार्पेल, ठीक है. तो ये भी आपको देखने मिलेगा कि pistil को हम कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है. pistil में कौन कौन से पार्ट है? The pistil contain stigma, style, ovary and ovule. मेन हम लोग यहाँ पे इन्हीं चारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवल के एक फंक्शंस को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इन सब का क्या किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्या इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. उसके पहले जो है एमसीक्यू रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जिससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे फ्लावर्स के टाइप पे एक स्लाइड बनाया है. दिस इज टाइप्स ऑफ फ्लावर. अब ये जो टाइप्स ऑफ फ्लावर मैंने यहाँ बनाया है इनका बेसिस क्या है? द बेसिस ऑफ दीज फ्लावर्स is the presence of pistil, the presence of numbers of pistil, how many pistil और how many carpels are present. इस बेसिस पे जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी. मोनोकार्पलरी जिनके पास क्या है, वन कार्पेल या वन यूनिट पिस्टल है या एक कार्पेल या एक पिस्टल प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी. मल्टीकार्पलरी क्या है? जिनके पास मोर देन वन, मोर देन टू ऐसे प्रेजेंट है कार्पेल और पिस्टल, तो उनको हम बोलेंगे मल्टीकार्पलरी, ठीक है. अब मल्टीकार्पेल्स जो है वो दो कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं. आइदर द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड और दे आर फ्री. इफ द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, अगर जो कार्पेल होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज्ड कार्पेल जिनको हम बोलते हैं सिनकार्पस, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है. फ्यूज्ड कार्पल को हम बोलते हैं सिनकार्पस और इसका एग्जांपल जो है वो है पेपावर का प्लांट. और ये जो है ना आपको एग्जांपल कहाँ मिलेगा? ये आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो आपको ये एग्जांपल्स तो याद रखना होगा, ठीक है. और नीचे जो है वो एपोकार्पस, इसका मतलब होता है फ्री कार्पल. जो कार्पल्स है जो एक से ज्यादा प्रेजेंट है वो फ्री होंगे, मतलब दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर. तो ये आपको काम देखने मिलेगा मिशेलिया के प्लांट में. तो पेपावर और मिशेलिया ये दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बुक में डायग्राम में दिया हुआ है, तो आपको उस तरीके से याद रखना है. देयर इज अ डायग्राम इन द एनसीईआरटी बुक, वहां पे ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है. आप उस डायग्राम को रेफर करेंगे, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं फ्लावर के फंक्शन से, फ्लावर के पिस्टल के पार्ट्स के फंक्शन से. तो सबसे पहले है फंक्शन ऑफ स्टिग्मा. तो स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म. अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म. जो भी पॉलन ग्रेन आता है उसको रिसीव करने का काम किसका होता है? स्टिग्मा का. इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन. लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन, ठीक है. पॉलन ग्रेन के लिए क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है. जो अगला इसका फंक्शन है, अब एक बार जो पॉलन ग्रेन आ गया वो सेम स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है, मतलब उसका कॉम्पैटिबिलिटी चेक करेगा और इसके अलावा उसको पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प भी करेगा, ठीक है. तो सबसे पहले ये क्या करता है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, जिसमें ये क्या करता है कि ये पॉलन ग्रेन के कॉम्पैटिबिलिटी को चेक करता है. पॉलन ग्रेन कॉम्पैटिबिलिटी मतलब इसके कॉम्पैटिबिलिटी, मतलब ये जो है सेम स्पीसीज का है या नहीं, रिप्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पे बात करता है. और तीसरा इसका जो मेन काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए जो केमिकल चाहिए या जो कम्युनिकेशन जरूरी है पॉलन ग्रेन के साथ, वो कौन करता है? वो स्टिग्मा करता है. तो ये तीन चार जो है ना फंक्शन है स्टिग्मा के, तीन फंक्शन आपको स्टिग्मा के जो याद रखने हैं, ठीक है. देन we have function of style. स्टाइल की अगर बात करें तो दिस इज ये जो है ये स्टिग्मा है, ठीक है. दिस इज स्टिग्मा और ये जो
इसके नीचे से ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो सिंपल सा रास्ता है, पैसेज है, दिस इज स्टाइल। तो ये स्टाइल का अगर हम फंक्शन की बात करें तो दिस प्रोवाइड या स्टाइल प्रोवाइड्स द पाथ फॉर या पाथ फॉर द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के लिए क्या प्रोवाइड करता है? एक पैसेज प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टाइल। इसमें इतना ही आपको लिखना होगा। देन द फंक्शन ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए एनसीईआरटी बुक में जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बोल्ड लेटर्स में आपको दिए हुए, तो अब वो आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये स्ट्रक्चर की, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है और ये कैसा है? ओवरी है, एनाट्रोपस है। दिस इज इन्वर्टेड। कैसे पता चलता है कि इन्वर्टेड ओवरी है? ओवरी में दो पोल्स होते हैं, ठीक है, या दो एंड्स होते हैं। दिस इज चैलेजल एंड where the chaliza is present and this is micropylar end where micropyle is present, ठीक है। तो अगर micropyle जो होगा वो नीचे के साइड होगा, बेस में होगा, तो वो ओवरी जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो दिस इज अ इन्वर्टेड ओवरी व्हिच इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल है, ये चैलेजा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा? न्यूसेलस। न्यूसेलस का सेल है यहाँ पे, यहाँ न्यूसेलस का सेल है। ओवरी जो होता है उस ओवरी जो होता है उसके पूरे ओवरी जो है पूरा का पूरा बना हुआ है पैरेन्काइमेटस टिश्यू से। उसमें बहुत सारा फूड रिजर्व है, सब कुछ है, और उन सारे टिश्यूज को जो ओवरीज में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस। इसके बाद है इंटेगुमेंट्स। ओवरी के कवरिंग को, जो ओव्यूल है, ये क्या है? ये है ओव्यूल। और ओव्यूल का जो कवरिंग है, ओव्यूल का जो कवरिंग है वो क्या कहलाता है? इंटेगुमेंट कहलाता है, ठीक है। और ये ओव्यूल जो है यही जब मैच्योर होता है तो क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है। हर ओवरी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए एम्ब्रियो सैक कहलाता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको क्या क्या देखने मिलेगा? सेंट्रल सेल, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स, एग। तो ये 4 तरह के सेल आपको देखने हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और ये 5। ये सब, ये स्ट्रक्चर आपको एम्ब्रियो सैक का, जो कि मैं फिर बाद में भी इसी वीडियो में डिटेल में बाद में बात करूंगी, ठीक है। पहले ओवरी की बात करते हैं। तो ओवरी में दिस इज द फर्स्ट थिंग, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस वो मास है, वो टिश्यू है जिससे ओवरी बना हुआ है। इंटेगुमेंट इज द कवरिंग ऑफ ओव्यूल, जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, जहां पे आपको जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल इज द स्टॉक। वो स्टॉक है, वो जगह है जहां से ये जो ओवरी है वो किससे अटैच्ड है? ये अटैच्ड है प्लेसेंटा से। तो फ्यूनिकल इज द स्टॉक फ्रॉम वेयर द स्ट्रक्चर इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। हाइलम क्या है? हाइलम वो जगह है जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल जो है वो मिल रहा है, वो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपके वो जो है वो ओवरी का और ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जो आपको समझना होगा। इसमें 3-4 चीजें हैं। फ्यूनिकल, दिस इज अ स्टॉक जहां से प्लेसेंटा अटैच है। हाइलम वो पॉइंट है ओव्यूल पे जहां पे फ्यूनिकल आके अटैच होगा। 2 एंड होता है, द फर्स्ट वन इज माइक्रोपाइल, द सेकंड वन इज चैलेजल, ठीक है। माइक्रोपाइल के साइड में ही इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। बाकी पूरा जो ओवरी होता है वो फॉर्म्ड होता है न्यूसेलस सेल का, न्यूसेलस टिश्यू का, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है ओवरी एंड ओव्यूल का। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 चीजें हैं जो मैंने एबीसीडी करके लिख दी, वो आपको याद रखना होगा। और ये जो मैंने 1 2 3 4 5 सेल्स लिखे, ये एम्ब्रियो सैक के सेल्स है, जो एम्ब्रियो सैक जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इसके थ्रू उसको देख सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव मेगास्पोरोजेनेसिस। जब हम ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा समझ लेते हैं, तो अब हमको ये देखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल गैमेट बनेगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मेगास्पोरो मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन। मेगास्पोर रेफर्स टू फीमेल गैमेट एंड माइक्रोस्पोर रेफर टू मेल गैमेट, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, MMC, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से अगर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें जो डिवीजन इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं मियोसिस, और 4 मेगास्पोर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। इस MMC में, अगर इस MMC में जो है मियोसिस होगा तो ऑब्वियस है कि मियोसिस के बाद कितने सेल फॉर्म होंगे? 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। 4 मेगास्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, आउट ऑफ विच 3 विल जनरेट, 3 मेगास्पोर विल जनरेट एंड ओनली 1 will remain function, 1 will functional। एक जो मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल होगा, यही बाद में किसका फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है, meiosis is involved, 4 megaspores are formed in which only one will remain functional. The functional megaspore develops to form embryo sac. ठीक है, तो ये पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में है, इतना पढ़ लेना काफी होगा। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब ये मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल गैमेटोफाइट के लिए कौन सा टर्म यूज करना है, तो एग सेल और ये सब कुछ नहीं यूज करना है, बल्कि फीमेल गैमेटोफाइट के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज एम्ब्रियो सैक। उसके अंदर एक एक्सेल अलग से, उसके अंदर एक्सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है कि मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक तक हम कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास जो है ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक का जो है ये मैंने यहाँ पे अलग पॉइंट बना दिया। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, जिसको आपको समझ के जाना है। एग्जाम में हो सकता है आपको बनाने पूछ दे, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन डायग्राम्स को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट वाले फिगर से। इस फर्स्ट वाले फिगर में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, जो अब ये जो है ना, अब इसको ये उल्टा कर दिया। ठीक है, पहले ये सीधा था, जो वहां पे जो उल्टा मैंने बना था एनाट्रोपस ओवल, अब इसको ये माइक्रोपाइलर एंड को ऊपर लेके चला गया। वहां पे आपको न्यूसेलर सेल्स देखने मिलेगा। इन्हीं न्यूसेलर सेल्स में एक सेल होगा जो मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। ठीक है, अभी मेगास्पोरोजेनेसिस भी हम यहाँ समझ लेंगे। इस मेगास्पोरो मदर सेल में पहले एक मियोसिस हुआ, मेगास्पोर डायड बना, फिर एक और मियोसिस हुआ, मेगास्पोर टेट्राड बना। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड में हमको पता है कि सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा, और जो फंक्शनल रहेगा वो माइक्रोपाइलर एंड वाला जो है वो फंक्शनल रहेगा, बाकी सारा वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेगास्पोर मदर सेल में, अब यहाँ पे ये एक मेगास्पोर जो है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियस था, वो एक न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड हुआ और दो न्यूक्लियस बनाया, एक और दो, और फिर ये दो न्यूक्लियस कितना बनाया, 4। ये 4 न्यूक्लियस दोबारा डिवाइड किया और टोटल 8 न्यूक्लियस बनाया। और ये 8 न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म और सेल वॉल लेके डिफरेंट रीजन्स पे जाके रीअरेंज हो जाते हैं। माइक्रोपाइलर, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल चला गया, बीच में 2 सेल रह गया सेंट्रल सेल, और नीचे चैलेजल एंड पे एंटीपोडल्स 3 न्यूक्लियस यहाँ पहुंचा, 2 यहाँ पहुंचा और 3 यहाँ पहुंचा, तो 3 + 2 + 3 टोटल कितना हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गया। अब इसको अच्छे से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक को अच्छे से रीअरेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया है कि सारा डायग्राम जो है वो माइक्रोपाइलर एंड को ऊपर रख के बनाया है, बट जो मैच्योर वाला डायग्राम है उसमें उसने माइक्रोपाइलर एंड को क्या कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे सारे सेल्स और सारे न्यूक्लियाई बहुत ही प्रॉपर्ली दिख रहे हैं। तो ये डायग्राम को समझना होगा। तो ये तो पहला डायग्राम है, इसमें भी मेगास्पोरोजेनेसिस होने वाला है, मतलब इसमें भी एक मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है जो कि 2n है। इसमें मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 तो ये 2 सेल बनाए मेगास्पोर डायड, फिर इसमें मियोसिस 2 हुआ तो ये 4 सेल बनेगा। इन चारों में सिर्फ क्या रहेगा कि एक फंक्शनल होगा। अब ये एक जो फंक्शनल सेल है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है। अब इस फंक्शनल सेल में, जैसे ये फंक्शनल सेल है, ठीक है, तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा। अब इस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बना, 2 से ये 4 न्यूक्लियस बना, 4 से ये 8 न्यूक्लियस बना। अब ये 8 न्यूक्लियस खुद को रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, 3 न्यूक्लियस चला जाएगा माइक्रोपाइलर एंड पे और 3 न्यूक्लियस चला जाएगा एंटीपोडल एंड पे, बीच में बच जाएगा सिर्फ 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो 3 और 3 6 और बीच में बचे 2 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होगा और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का जब आपको डायग्राम पूछे तो आपको यही डायग्राम बना के आना है। और ऊपर में तो ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछे तो आप यहां से बना सकते हैं। ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपको ये ऊपर वाला डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। अगर एम्ब्रियो सैक का आपको डेवलपमेंट पूछे तो आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला डायग्राम है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक के डायग्राम को थोड़ा हम और अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, एम्ब्रियो सैक के डायग्राम से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट्स जो मैंने लिख दिए आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। क्या पॉइंट्स है एग्जाम में, पॉइंट वाइज अब जब आप आंसर लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा। पैराग्राफ वाइज जब आप आंसर लिखेंगे तो मार्क्स कम मिलेगा। पैराग्राफ अवॉइड करके पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर डिवाइड्स, ठीक है, माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। जो मेगास्पोर है या यहाँ पे ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, सारा मेगास्पोर तो काम करता नहीं तो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर लिख सकते हैं। 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। देन बोथ द न्यूक्लियाई डिवाइड अगेन टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई एंड द थर्ड डिवीजन विल अकर to form 8 nuclei. Finally 8 nucleus बनेगा. All the nuclei arrange themselves at different ends, अलग-अलग ends पे rearrange करेगा. 3 nuclei surrounded by cytoplasm and cell wall
तीन न्यूक्लियाई अपना साइटोप्लाज्म और अपना सेल वॉल लेके कहां पहुंच जाएगा, चैलेजल एंड पे, एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। और उन तीन सेल्स को जो चैलेजल एंड पे चलेंगे उनको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स। दो सेल बीच में रह जाएगा, फ्यूज करेगा, उनको सेंट्रल सेल बोलेंगे। लेकिन उन दोनों सेल का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। द न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल डू नॉट फ्यूज। वन न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई जो माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगा वो लार्ज सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम एग सेल बोलेंगे, ऊस्फेयर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। और दो और न्यूक्लियाई रहेगा माइक्रोपाइलर एंड पे जो सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन करेगा, जो एग सेल के आइदर साइड में या दोनों अलग अलग, मतलब दो अलग अलग साइड्स में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपको मिलेगा वो है 7 और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको मिलेगा वो है 8। कैसे समझते हैं, 3 सेल आपको मिलेगा एंटीपोडल पे, अगर हम बात करते हैं एंटीपोडल की, ठीक है, सेंटर की और माइक्रोपाइलर एंड की। एंटीपोडल पे सेल कितने, 3। सेंट्रल सेल पे सेल कितने, 2, लेकिन दोनों फ्यूज हो गए तो अब कितने सेल बचेंगे, 1। और माइक्रोपाइलर पे सेल कितने, 3। दो एग सेल और एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। ठीक है, ये हो गई सेल की बात करते हैं न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियाई कितना मिलेगा यहाँ पे, 3। सेंट्रल सेल एक है लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं है तो न्यूक्लियाई 2, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर पे 3 अलग अलग सेल है तो 3 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे न्यूक्लियाई हो जाएंगे 8 और सेल हो जाएंगे 7। डायग्राम से भी हम इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप इतना भी लिख देंगे एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट पे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बशर्ते आपको वहां पे साथ में डायग्राम एक बना देना होगा जो एनसीईआरटी बुक में अभी मैंने रिप्रेजेंट किया था। Finally, we have the structure of embryo sac. Embryo sac के structure के बारे में हम जान चुके हैं कि a mature embryo sac will contain 7 cell and 8 nuclei. ठीक है, 3 cell will be present at the chalazal end जिनको हम एंटीपोडल्स कहेंगे। एंटीपोडल्स का ऐसा कोई फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, एट द माइक्रोपाइलर एंड वी विल फाइंड 3 सेल्स। ठीक है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे ये एग सेल है विच इज द लार्ज सेल। दिस एक्ट्स एज गैमेट, ये फ्यूज करेगा मेल गैमेट के साथ या मेल न्यूक्लियाई के साथ तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इसके दोनों साइड पे हमें मिलेगा देखने सिनर्जिड्स का फंक्शन जो है वो एग्जाम में कभी कभी पूछता है। सिनर्जिड्स में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ये सिनर्जिड है, इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलेगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus, जिसका काम होता है गाइड द pollen tube inside the embryo sac। एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब को गाइड करना। ठीक है, तो ये आपको 3 सेल यहाँ मिल जाएगा। बीच में आपको मिलेगा सेंट्रल सेल जो कि आपस में फ्यूज होगा लेकिन इसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, इसलिए इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक है जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम का ये सारा क्वेश्चंस बनता है। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियाई होता है, ये बात आप याद रखेंगे, एमसीक्यू में कितनी बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फीमेल गैमेट में इतना ही पढ़ना है। मेल गैमेट में मैंने पॉलन ग्रेन तक पढ़ाया था, यहाँ मैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर तक बता चुकी हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो इट्स एक्सपेक्टेड टू गेट पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।